सोचिए, अगर आप किसी दिन अपनी बाइक या कार लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और वहां एक बोर्ड लगा दिखता है जिस पर लिखा होता है फ्यूल टेम्पररी अनअवेलेबल। पहले आपको लगेगा टैंकर लेट हो गया, थोड़ी देर बाद आप सोचेंगे सिस्टम ग्लिच है। लेकिन अगर ऐसा सिर्फ एक पंप पर नहीं बल्कि पूरे शहर में होने लगे, ट्रक्स रुक जाएं, फ्लाइट डिले हो जाएं, फैक्ट्री स्लो हो जाएं और ग्रोसरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाए, तब समझ आता है कि मॉडर्न दुनिया का सबसे पावरफुल रिसोर्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं बल्कि ऑयल है। आज की ग्लोबल इकोनॉमी पाइपलाइंस और ऑयल टैंकर्स पर चलती है और इसीलिए जब भी मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है, दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स इंस्टेंटली नर्वस हो जाते हैं। ऑयल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का बैकबोन है। इसी वजह से जब गल्फ रीजन में कन्फ्लिक्ट या मिलिट्री एस्केलेशन की हेडलाइंस आती हैं तो ऑयल मार्केट्स तुरंत रिएक्ट करते हैं, प्राइसेस मूव करते हैं, टैंकर इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ने लगती है और एनर्जी ट्रेडर सडनली अलर्ट हो जाते हैं। और जब ऑयल मार्केट्स रिएक्ट करते हैं तो उसका रिपल इफेक्ट दुनिया भर की इकोनॉमीज पर दिखता है। कंट्रीज जिनकी ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी ज्यादा है, उनके लिए ये सिचुएशन और भी सेंसिटिव हो जाती है। इंडिया भी उन्हीं कंट्रीज में से एक है। इसलिए जब भी मिडल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है, इंडिया के इकोनॉमिक एनालिस्ट और पॉलिसी मेकर्स दोनों सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक थियोरेटिकली फियर है या जियोपॉलिटिक्स में ऐसे मूवमेंट्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं जहां एनर्जी सप्लाई एक वेपन बन सकती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक सिंपल रूल है, जो एनर्जी कंट्रोल करता है वही इकोनॉमी कंट्रोल करता है। और इसी रूल को समझने के लिए सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो रियलिटी है इंडिया की ऑयल डिपेंडेंसी। इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है। देश की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, लॉजिस्टिक नेटवर्क्स, एविएशन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर तक एक बड़ा हिस्सा ऑयल पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया अपनी ऑयल डिमांड का लगभग 85% इंपोर्ट करता है। इसका मतलब कि इंडिया ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन्स पर हैविली डिपेंडेंट है। अगर ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है या प्राइसेस शार्पली इंक्रीज करते हैं तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ता है। ऑयल प्राइस इंक्रीज होने का मतलब सिर्फ पेट्रोल और डीजल महंगा होना नहीं होता। जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि फूड सप्लाई और कंज्यूमर गुड्स के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। इससे इन्फ्लेशन प्रेशर क्रिएट होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ पर इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ एनर्जी का इशू नहीं होता बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का इशू भी होता है। और जब भी कोई कंट्री इतना ऑयल इंपोर्ट करती है, एक सवाल नेचुरली उठता है, अगर ग्लोबल क्राइसिस आ गया तो क्या होगा। इसी मूवमेंट पर सोशल मीडिया नैरेटिव्स भी क्रिएट होने लगते हैं। ट्विटर थ्रेड्स सडनली जियोपॉलिटिकल एनालिसिस बन जाते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स एनर्जी पॉलिसी एक्सप्लेन करने लगते हैं और फिर एक ड्रामेटिक लाइन वायरल होती है, इंडिया के पास ऑयल रिजर्व ही नहीं है। सुनने में ये लाइन बहुत अलार्मिंग लगती है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं चलती। रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है और इसी रियलिटी को समझने के लिए हमें इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को देखना पड़ेगा। पिछले डिकेड्स में इंडिया ने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सिस्टम डेवलप किया है। ये रिजर्व्स अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज में स्टोर किए जाते हैं जहां लार्ज क्वांटिटीज में क्रूड ऑयल रिजर्व रखा जाता है। इंडिया के मेजर रिजर्व विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पेडूर में लोकेटेड हैं। इनका प्राइमरी पर्पस ये है कि अगर ग्लोबल सप्लाई चेन टेम्पररी डिस्टर्ब हो जाए तो कंट्री के पास कुछ टाइम का इमरजेंसी बफर अवेलेबल हो। करंटली एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ये रिजर्व रफली 9 से 10 दिन का क्रूड ऑयल सप्लाई बफर प्रोवाइड कर सकता है। अगर कमर्शियल रिजर्व्स को भी इंक्लूड किया जाए जो रिफाइनरीज और प्राइवेट कंपनीज मेंटेन करती हैं, तो इंडिया के पास रफली 60 से 70 दिन का ऑयल कवरेज हो सकता है। मतलब अगर टेम्पररी डिसरप्शन होता है तो कंट्री इंस्टेंटली ऑयल शॉर्टेज फेस नहीं करता। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है, रिजर्व्स होना स्टोरी का सिर्फ एक पार्ट है। एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी से डिसाइड नहीं होती, एनर्जी सिक्योरिटी का रियल टेस्ट होता है सप्लाई रूट्स। और इसी पॉइंट पर जियोपॉलिटिक्स सडनली मैप पर शिफ्ट होती है, क्योंकि दुनिया का एक ह्यूज पोर्शन ऑयल सप्लाई एक नैरो मैरीटाइम पैसेज से पास होता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल एनर्जी सिस्टम का एक क्रिटिकल चौक पॉइंट है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई इसी रूट के पास होता है। जियोग्राफी कभी कभी हिस्ट्री लिखती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसका परफेक्ट एग्जांपल है। मैप पर ये एक पतली सी लाइन लगती है, लेकिन रियलिटी में ये ग्लोबल इकोनॉमी का ऑक्सीजन पाइप है। अगर किसी रीजनल कन्फ्लिक्ट की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेम्पररी ब्लॉक हो जाता है
या टैंकर मूवमेंट अनसेफ हो जाते हैं तो ग्लोबल ऑयल मार्केट्स इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्रीज होते हैं, शिपिंग डिलेज होने लगते हैं और ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर सकते हैं। इंडिया जैसे इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए इसका मतलब होता है हायर इंपोर्ट बिल्स और इकोनॉमिक प्रेशर। यहाँ एक सिनेरियो इमेजिन करिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 10 दिन के लिए भी इफेक्टिवली ब्लॉक हो जाए तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है, टैंकर शिपमेंट डिले हो सकते हैं और मार्केट पैनिक बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया के रिजर्व सिस्टम को टेम्पररी बफर प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म डिसरप्शन का इम्पैक्ट फिर भी इकोनॉमिक लेवल पर फील होता है और इसीलिए स्मार्ट एनर्जी पॉलिसी का एक सिंपल रूल होता है, कभी भी एक सप्लायर पर डिपेंड मत हो। इसी पॉइंट पर कन्वर्सेशन नेचुरली शिफ्ट होती है एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जैसा होता है। अगर आपका सारा इन्वेस्टमेंट एक ही एसेट में हो और वो क्रैश हो जाए तो पूरा पोर्टफोलियो रिस्क में आ जाता है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो तो एक सेक्टर का लॉस दूसरे सेक्टर को बैलेंस कर सकता है। एनर्जी पॉलिसी में भी एग्जैक्टली वही लॉजिक अप्लाई होता है। इसी रीजन से इंडिया ने पिछले कुछ सालों में ऑयल इंपोर्ट सोर्सेज डाइवर्सिफाई करने की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। यूक्रेन वॉर के बाद जब वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शन लगाए तो ग्लोबल ऑयल ट्रेड पैटर्न्स चेंज हो गए। इस सिचुएशन में इंडिया ने डिस्काउंटेड रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को इंक्रीज किया। इस स्टेप ने इंडिया को चीपर क्रूड एक्सेस करने का अपॉर्चुनिटी दी और मिडल ईस्ट डिपेंडेंसी को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने में भी हेल्प की। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मोरालिटी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंट्रीज मोरल लेक्चर्स देती हैं, लेकिन प्राइवेट नेगोशिएशन में सब कंट्रीज डिस्काउंट नेगोशिएट करती हैं। एनर्जी डिप्लोमेसी आइडियलिज्म पर नहीं चलती, एनर्जी डिप्लोमेसी नेशनल इंटरेस्ट पर चलती है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ नए सप्लायर्स नहीं होता, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी होते हैं। इसी पॉइंट पर डिस्कशन नेचुरली शिफ्ट होता है एनर्जी डिप्लोमेसी की तरफ। एनर्जी डिप्लोमेसी का मतलब सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं होता, इसका मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है। क्राइसिस के वक्त सबसे पावरफुल एसेट ऑयल वेल्स नहीं होते, फोन कॉन्टेक्ट्स भी होते हैं। अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन को मैनेज करना रिलेटिवली इजियर हो जाता है। इंडिया के रिलेशन स्ट्रॉन्ग है सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स जैसे मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स के साथ। ये रिलेशनशिप्स क्राइसिस सिचुएशन में सप्लाई स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। लेकिन गल्फ कॉन्फ्लिक्ट्स का एक और डेंजरस सिनेरियो भी होता है, जब कॉन्फ्लिक्ट शिपिंग रूट्स तक लिमिटेड नहीं रहते बल्कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच जाते हैं। मिडल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोडक्शन हब में से एक है। अगर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होकर पाइपलाइंस, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज या एक्सपोर्ट टर्मिनल्स तक पहुंच जाते हैं तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर और भी सीरियस इंपैक्ट पड़ सकता है। ऑयल मार्केट्स के बिहेवियर इंटरेस्टिंग होता है। कभी कभी रियल शॉर्टेज से ज्यादा पावरफुल होती हैं शॉर्टेजेस की एक्सपेक्टेशंस। अगर ट्रेडर्स को लगता है सप्लाई रिस्क में है तो प्राइसेस रॉकेट्स की तरह बिहेव करते हैं। इसीलिए ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक्स या प्रोडक्शन डिसरप्शन ग्लोबल मार्केट्स को इमीडिएटली अफेक्ट करते हैं। यहाँ से एक डिस्कशन नेचुरली शिफ्ट होती है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सिर्फ ऑयल सप्लाई मैनेज करना है या फिर ऑयल डिपेंडेंसी को भी रिड्यूस करना। अगर हम ऑनेस्टली देखें तो ऑयल क्राइसिस का परमानेंट सोल्यूशन मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन है ऑयल डिपेंडेंसी को कम करना। इसी रीजन से इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर एग्रेसिवली पुश कर रहा है। सोलर पावर कैपेसिटी रैपिडली एक्सपेंड हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट किए जा रहे हैं और ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पर रिसर्च इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ इन्वायरमेंटल पॉलिसी नहीं है, ये एक्चुअली जियोपॉलिटिकल पॉलिसी भी है, क्योंकि हर ईवी का रोड पर आने का मतलब है एक ऑयल बैरल कम इंपोर्ट करना। कभी कभी सबसे पावरफुल जियोपॉलिटिकल वेपन मिसाइल नहीं होता, बैटरी भी होती है। लेकिन रिन्यूएबल ट्रांजिशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म में एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट्स को एडिशनल पॉलिसी स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि अगर फ्यूचर में ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आता है तो इंडिया और क्या बेटर कर सकता है। गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी एक ऐसा सेक्टर है जहां प्लानिंग कभी कंप्लीट नहीं होती, उनको कंटिन्यूअसली इवॉल्व करना पड़ता है। ऑयल क्राइसिस का मतलब सिर्फ पेट्रोल पंप पर लाइन लगना नहीं होता, इसका मतलब होता है सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब होना, इन्फ्लेशन इंक्रीज होना और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाना। इसीलिए सीरियस कंट्रीज एनर्जी पॉलिसी को शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल डिबेट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की तरह ट्रीट करती हैं। अगर इंडिया को जेन्युइनली ऑयल शॉक से बचना है तो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स और एग्रेसिवली परस्यू करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड करना। अभी जो अंडरग्राउंड केवंस विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पैडूर में बनाए गए हैं वो इमरजेंसी बफर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर किसी मेजर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल सप्लाई 2-3 महीने डिस्टर्ब हो जाए तो ये रिजर्व काफी नहीं होंगे। यूनाइटेड स्टेट के पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बैरल्स का रिजर्व सिस्टम जिसे डिकेड्स में बिल्ड किया गया है। इंडिया को भी ग्रेजुअली एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना होगा जहां इमरजेंसी रिजर्व्स कम से कम 90 डेज इंपोर्ट कवर प्रोवाइड कर सके।
ये एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट एक्चुअली इकोनॉमिक इंश्योरेंस होता है। अगर फ्यूचर में सप्लाई शॉक आता है तो ये रिजर्व इकोनॉमी को टाइम देते हैं एडजस्ट होने के लिए। दूसरा रियलिस्टिक स्टेप है डोमेस्टिक ऑयल एक्सप्लोरेशन को एग्रेसिवली रिवाइव करना। इंडिया ट्रेडिशनली एक ऑयल रिच कंट्री नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स लिमिटेड होने चाहिए। ऑफशोर बेसिन्स जैसे कृष्णा गोदावरी बेसिन, अंडमान रीजन और वेस्टर्न ऑफशोर एरियाज में पोटेंशियल रिजर्व एग्जिस्ट करते हैं, जिसको डेवलप करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। गवर्नमेंट को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिंपली करना होगा ताकि इंटरनेशनल एनर्जी कंपनीज इंडिया में एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए अनकंफर्टेबल फील ना करे। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन इवन थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है तो लॉन्ग टर्म में इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस हो सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया है लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स और एनर्जी डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करना। ऑयल मार्केट में स्पॉट परचेज रिस्की होते हैं क्योंकि क्राइसिस के टाइम प्राइसेस सडनली स्पाइक होते हैं, इसलिए कई कंट्रीज डिकेड्स लॉन्ग सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करती रहती हैं। स्टेबल प्राइसिंग फॉर्मूला डिसाइड किया जाता है। इंडिया ऑलरेडी मिडल ईस्ट के कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मेंटेन करता है, लेकिन फ्यूचर स्ट्रेटेजी में सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ऑयल प्रोड्यूसर्स के साथ भी डीपर पार्टनरशिप डेवलप की जा सकती है। एनर्जी डिप्लोमेसी का मतलब सिर्फ ऑयल खरीदना नहीं होता, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, रिफाइनरी पार्टनरशिप्स और जॉइंट एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं। एक और रियलिस्टिक सिनेरियो है स्ट्रेटेजिक ओवरसीज ऑयल एसेट्स एक्वायर करना। कुछ कंट्रीज अपनी नेशनल ऑयल कंपनीज के थ्रू फॉरेन ऑयल फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं ताकि उनको डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सेस मिल सके। इंडिया की कंपनी जैसे ओएनजीसी विदेश ऑलरेडी कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, लेकिन इसको और एग्रेसिवली एक्सपेंड किया जा सकता है। अगर इंडियन कंपनीज फॉरेन ऑयल फील्ड्स में स्टेक एक्वायर करती है तो लॉन्ग टर्म सप्लाई सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो सकती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी मेजर रिफॉर्म पॉसिबल है क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल कंजप्शन ट्रांसपोर्टेशन से आता है। इलेक्ट्रिक बसेस, मेट्रो नेटवर्क्स और रेल फ्रेट सिस्टम एक्सपेंड करने से डीजल डिमांड रिड्यूस हो सकती है। अगर अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक हो जाता है तो ऑयल डिमांड का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ग्रेजुअली रिप्लेस हो जाता है। ये सिर्फ इन्वायरमेंटल पॉलिसी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एनर्जी पॉलिसी भी है। इसके अलावा बायोफ्यूल ब्लेंडिंग प्रोग्राम्स भी ऑयल कंजम्पशन रिड्यूस करने का एक प्रैक्टिकल टूल हो सकता है। इंडिया ऑलरेडी एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम रन कर रहा है, जिसमें पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स किया जाता है। अगर एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी ग्रेजुअली रिड्यूस हो सकती है। ये अप्रोच ब्राजील जैसे कंट्रीज ने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है, जहां लार्ज स्केल बायोफ्यूल प्रोग्राम्स ऑयल डिमांड को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। एक और सिनेरियो जिसको सीरियसली कंसीडर करना चाहिए वो है शिपिंग रूट सिक्योरिटी और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का लार्ज पोर्शन ऑयल इंपोर्ट सी रूट से आता है, इसलिए नेवी और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी सिक्योरिटी का इनडायरेक्ट पार्ट बन जाते हैं। अगर इंडिया नेवी मैरीटाइम चौक पॉइंट्स और शिपिंग लेन्स को सिक्योर रखने में कैपेबल है तो सप्लाई डिसरप्शन का रिस्क कम होता है। इसी रीजन से नेवल मॉडर्नाइजेशन और मैरीटाइम सर्विलेंस सिस्टम्स एनर्जी स्ट्रेटेजी का हिडन बट क्रिटिकल एलिमेंट भी होते हैं। फाइनली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अल्टीमेटली एनर्जी ट्रांजिशन ही होगा। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ग्रेजुअली ऑयल डिमांड को रिड्यूस कर सकते हैं। ये ट्रांजिशन ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन अगर प्लानिंग कंसिस्टेंट रही तो नेक्स्ट 2 डिकेड्स में इंडिया अपनी ऑयल डिपेंडेंसी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाती, कभी वॉर्स ऑयल टैंकर्स पर लड़ी जाती है, कभी पाइपलाइंस पर और कभी साइलेंटली एनर्जी मार्केट्स की ट्रेडिंग फ्लोर्स पर। जो कंट्री एनर्जी इक्वेशन को समझ लेती है वो क्राइसिस से सिर्फ सरवाइव नहीं करती, वो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करती है। अगर हम गल्फ टेंशन को सिर्फ पेट्रोल प्राइसेस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम स्टोरी का सिर्फ एक छोटा पार्ट समझ रहे होते हैं। रियल स्टोरी एनर्जी सिक्योरिटी की है, जियोपॉलिटिकल की है और उस साइलेंट पावर गेम की है जो हेडलाइंस के पीछे चल रहा होता है। और इसीलिए इस चैनल पर हम सिर्फ न्यूज रिपीट नहीं करते, हम सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो अपनी अपनी राय मुझे कमेंट्स में बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।